हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज का एक डिफरेंट टॉपिक जो कि है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ये टॉपिक आपने अभी आज के पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ये साइकिल्स क्या होती हैं, इन्हें बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्यों बोल रहे हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सॉइल पोल्यूशन क्या होता है और इसी के साथ हमने सॉइल जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है वो हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स की। अब ये क्या होती है, कहाँ होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बायो जियो केमिकल साइकिल से। साइकिल मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम टर्म से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। साइकिल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि कंटिन्यूसली हो रही हो साइक्लिक मैनर में, या हम इसको बोल सकते हैं एक तरह के रोटेशन में। जैसे कि ए है, ए से बन रहा है बी, बी से फॉर्म हो रहा है सी, सी से फॉर्म हो रहा है डी और डी अल्टीमेटली फॉर्म कर रहा है एक ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह की साइकिल हुई, रोटेशन हो रहा है, ए से बी बना, बी से सी, सी से डी और डी अल्टीमेटली फॉर्म करता है ए, राइट। तो इस तरह से क्या हुआ, सभी चीजें फॉर्म हो रही हैं लेकिन कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं हो रही है, साइक्लिक मैनर में चल रही हैं चीजें। तो इसको हमने बोला कि भाई ये हुई क्या, एक तरह की साइकिल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बायो जियो केमिकल का मतलब क्या होता है। जब हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर की तो केमिकल, नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज में बायोस्फीयर में केमिकल्स कौन से होंगे भाई, तो यहाँ होंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे जिन हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं बायोस्फीयर में अपने, वो क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये बायो और जियो का क्या मतलब होता है भाई, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या हुआ, लाइफ। और जियो का क्या मतलब होगा, जियो का मतलब होता है लैंड या अर्थ। अब अर्थ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, अर्थ में प्रेजेंट होती है भाई एयर, इसके बाद में होता है वाटर, वाटर के बाद हम बोलते हैं कि लैंड भी प्रेजेंट होती है, या हम बोलते हैं कि सॉइल भी प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, अर्थ में क्या क्या चीजें मिलेंगी, अर्थ में मिलेगा एयर, वाटर, लैंड या सॉइल। और केमिकल का मतलब क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होती हैं, ये ऐसी साइकिल्स होती हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ से यानी कि एयर, वाटर और लैंड से किस तरह से मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहे हैं साइक्लिक मैनर में, यानी कि एक तरह से वो उन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अर्थ से डिराइव भी कर रहे हैं और किसी न किसी फॉर्म में अर्थ को वापस भी दे रहे हैं। तो क्या हमने बोला कि ऐसी साइकिल्स जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ से यानी कि लैंड, एयर, वाटर से मिनरल न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स को डिराइव कर रहे हैं और वापस उन्हें दे रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। अब आपको टर्म का मतलब समझ में आया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ से केमिकल्स यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं और अल्टीमेटली किसी न किसी फॉर्म में उनको जाकर के वापस भी कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी उनकी बॉडी में वो भी फुलफिल कर ली, और जिससे उन्होंने ली थी यानी कि अर्थ से ली थी, अर्थ मतलब कि लैंड, एयर, वाटर, जिससे उनने ली थी उनको किसी न किसी फॉर्म में वापस भी कर दी। तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, फायदा ही हुआ है। अब बायो जियो केमिकल साइकिल्स 4 टाइप की होती हैं। उसके पहले ये 2-3 पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। बायोस्फीयर इज अ डायनामिक सिस्टम। डायनामिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे बायोस्फीयर में कंटिन्यूसली प्रोसेसेस चलती रहती हैं। वो प्रोसेसेस क्या होंगी, वो होती हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। आप देखेंगे कि अभी अपकमिंग वीडियोस में और इस वीडियो में भी हम एक बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से डिफरेंट साइकिल हमारे बायोस्फीयर में होती रहती है। तो इस वजह से बायोस्फीयर में क्योंकि कंटिन्यूसली साइकिल्स परफॉर्म होती रहती हैं, इसे हम कहते हैं डायनामिक सिस्टम। लेकिन ये कैसा होता है, स्टेबल भी होता है। हमने जब पढ़ा था कि बायो जियो केमिकल साइकिल का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लैंड, अर्थ से मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहे थे और किसी न किसी फॉर्म में जाकर के उन्हें दे रहे थे। मतलब क्या हुआ, वहां पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स का नंबर जो है ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ,
ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्या है, कंडीशन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है, स्टेबल है, जो चीज़ बैलेंस्ड होती है उसी को हम कहते हैं स्टेबल है। तो कंटिन्यूसली प्रोसेसेस चल तो रही है हमारे बायोस्फीयर में, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम कैसा है, बायोस्फीयर सिस्टम स्टेबल है। इतना क्लियर है आपको? कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है भाई हमारे बायोस्फीयर में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग। कौन कौन से होंगे? एयर, वाटर, सॉइल, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। ऑब्वियसली बात है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमने देखा था कि अर्थ यानी कि सॉइल से, वाटर से, एयर से, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स से ही तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स अपने केमिकल्स डिराइव कर रहे थे और वापस बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स को ही उनके किसी न किसी फॉर्म में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लौटा रहे थे। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में हुआ क्या? एक तरह का इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्या बोला? इंटरैक्शन में होता क्या है? मैटर का ट्रांसफर होता है। इसके अलावा ट्रांसफर होता है किसका? एनर्जी का, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी कि ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं ये किसके बीच में चलती हैं? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में चलती है। और ये साइकिल्स करती क्या है? एनर्जी का और मैटर का ट्रांसफर करेंगी इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। तो आई होप कि अब आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का मतलब समझ में आया हो, इनका सिग्निफिकेंस क्या, ये होती किसके बीच में है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में होती है हमारे बायोस्फीयर की, और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इन साइकिल्स के थ्रू मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर होता है वेरियस लिविंग फॉर्म्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इतना क्लियर है आपको? अब हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले टाइप्स देख लो। हमें इस चैप्टर में 4 टाइप की बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़नी है। कौन कौन सी? वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर साइकिल से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वाटर साइकिल हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। जब हम बात कर रहे थे मूवमेंट ऑफ एयर की यानी कि विंड्स की, कि किस तरह से बारिश होती है, हवा किस तरह से चलती है, तो हमने वाटर साइकिल ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं जो ऑलरेडी हमने चीज़ पढ़ी हुई है सबसे पहले उसका। क्या हुआ है यहाँ पे? देखो, हमें पता है कि सन से क्या आई? सनलाइट आई। सनलाइट किस पे पड़ती है? लैंड पे पड़ती है और वाटर पे पड़ती है। वाटर पे पड़ी और हमें पता है कि एयर जो है वो पूरे ही अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखती है। तो जैसे ही सनलाइट पानी के ऊपर की जो हवा है, एयर है, उस पर पड़ी, हवा क्या हुई? गर्म हो गई। और हमें पता है जब चीज़ें गर्म हो जाती हैं तो ऊपर की तरफ उठने लगती है। जो एयर वाटर के ऊपर थी, किसी भी तरह का XYZ ये वाटर रिजर्वायर है, उसके ऊपर एयर थी। जैसे ही सनलाइट इस एयर पे पड़ी, जो इस एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे और क्या होने लगेंगे? एक दूसरे से अलग होने लगेंगे और साथ में ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे। वो किसको साथ में लेकर के जाएंगे? पानी की जो वाटर वेपर्स हैं उनको भी। ऑब्वियसली बात है, सनलाइट पड़ी है तो एयर, पानी के ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म हो गई है और उसके नीचे जो पानी है वो भी गर्म हो गया होगा। और हमें पता है कि जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है? उसमें से वाटर वेपर्स अराइज होने लगती हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स, जो हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स हैं, सनलाइट की वजह से वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट थी वो गर्म हो गई है। अब ये जो हॉट एयर होगी इसके मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे? हीटेड होंगे। ये जो हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की तरफ उड़ेंगे, ठीक है, उठने लगेंगे। और उठने के साथ किसको लेकर के जाएंगे अपने साथ? जो एयर के नीचे जो वाटर प्रेजेंट था वो भी गर्म था और उससे वाटर वेपर्स फॉर्म हो गई थी। तो एयर मॉलिक्यूल्स, जो हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स है, हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स, वो अपने साथ किसे लेकर के जाएंगी? वाटर वेपर्स को लेके जाएंगी। ठीक है भैया, चले जाओ लेकर के। अब जैसे ही वो एयर मॉलिक्यूल्स या गर्म हवा ऊपर पहुंची, टेम्परेचर हो गया उसका कम। अब टेम्परेचर कम हो गया, एयर क्या होगी? एक्सपेंड हो जाएगी और कूल हो जाएगी। इसी कूलिंग के कारण जो वाटर वेपर्स फॉर्म हुई, जो ऊपर गई थी एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये वाटर वेपर्स भी क्या हो जाएंगे? ये बना लेंगे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ये फॉर्म कर लेंगे। क्या हुआ? जैसे ही ऊपर गई हवा, हीटेड एयर थी, और जैसे ही ऊपर गई टेम्परेचर उसका कम हो गया, एक्सपेंड हो गई एयर, जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो ठंडे हो गए।
उन एयर मॉलिक्यूल्स के साथ गए कौन थे? वाटर वेपर्स गए थे। ठीक है, क्या गए थे? वाटर वेपर्स गए थे। अब जैसे ही वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ पहुंचे, वो भी क्या हो गए? कूल हो गए, उनका टेम्परेचर भी कम हो गया और अल्टीमेटली उनने क्या फॉर्म किया? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म किए, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। जो हमें काले काले बादल देखने को मिलते हैं रेनी सीजन के टाइम पे, वो बादल किसके बने होते हैं? भाई इन्हीं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के बने होते हैं। फर्दर हम बोलते हैं कि वाटर वेपर्स ऊपर आई हैं हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, उनका टेम्परेचर हुआ कम, फिर से कंडेंसेशन हुआ, उनने फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स बना दिए। जब बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाती हैं तो वो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करती हैं। अब ये इतनी बड़ी हो जाती हैं और इतनी हैवी हो जाती हैं कि क्लाउड्स में फिर रह नहीं सकती। क्या होगा? अल्टीमेटली वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाएंगी। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बहुत कम हुआ तो वो स्नो, हेल या शीट के फॉर्म में भी हमारे अर्थ में वापस आ जाएंगी, लैंड पे दोबारा आ जाएंगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पहले क्या हुआ था? इवेपोरेशन हुआ था, वाटर वेपर्स फॉर्म हुई थी, एयर गर्म हुई थी, तो मॉलिक्यूल्स भी उसके गर्म हो गए थे और ऊपर की तरफ उठने लगे थे। साथ में किसको लेके गए थे? वाटर वेपर्स को भी लेके गए थे। तो वाटर का क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, वापस गए, टेम्परेचर कम हो गया, कूलिंग हो गई, कूलिंग के कारण वाटर वेपर्स ने टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर दी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या बनाती हैं? क्लाउड बनाती हैं। फर्दर कंडेंसेशन होगा और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉपलेट्स बनाएंगी। ये ड्रॉपलेट्स कैसी हो जाएंगी? एक स्टेज आएगी जहाँ पे ड्रॉपलेट्स काफ़ी हैवी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी और अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि नीचे गिर जाएंगी बारिश के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, राइट। और जब टेम्परेचर काफ़ी कम होगा तो स्नो के फॉर्म में, हेल या शीट के फॉर्म में भी ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आ जाएंगी, दोबारा अर्थ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर कहाँ से मिला था? वाटर किसी भी वाटर रिजर्वॉयर से ऊपर गया था, एटमॉस्फेयर में गया था और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में दोबारा कहाँ आ गया? लैंड पर ही आ गया। और हमें पता है कि लैंड पे जब हम बोलते हैं कि रेन वाटर आता है तो वो अल्टीमेटली किसी ना किसी वाटर रिजर्वॉयर में जाकर के मर्ज हो जाता है। इतना क्लियर है? तो क्या हुआ? वाटर रिजर्वॉयर से आया था और वाटर रिजर्वॉयर पे ही आकर के ख़त्म हो गया। इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि प्लांट्स में होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सेल करते हैं तो थोड़ा सा कुछ वाटर वेपर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है रिलीज हो जाती है। वो विजिबल नहीं होती, हमें दिखती नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है या वाटर वेपर्स जो है ना निकल रही है। लेकिन क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेल जब हम करेंगे तो साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज होंगी। सिमिलरली जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करेंगे, जब हम प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि प्लांट्स के पास क्या होते हैं? उनकी लीव्स पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, अपर्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। और ये स्टोमेटा को कौन गार्ड करके रखता है? भाई गार्ड सेल्स गार्ड करके रखेंगे। यही डिसाइड करेंगे कि स्टोमेटा को खोलना कब है, बंद कब होना है। इसी स्टोमेटा के थ्रू हम बोलते हैं कि कुछ वाटर वेपर्स जो हैं रिलीज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। ये वाटर वेपर्स भी कहाँ जाएंगी? एटमॉस्फेयर में जाकर के घुल जाएंगी। और हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ? वाटर अब्जॉर्ब किया इन्होंने लैंड से, एक एबायोटिक कंपोनेंट से। किसने अब्जॉर्ब किया? बायोटिक कंपोनेंट ने अब्जॉर्ब किया। और रेस्पिरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में वापस एक एबायोटिक कंपोनेंट को यानी कि एटमॉस्फेयर को, एयर को वापस भी कर दिया। क्या हुआ? एबायोटिक कंपोनेंट से वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब किया गया है? सॉइल से अब्जॉर्ब किया है। किसने किया है? बायोटिक कंपोनेंट, प्लांट ने। उसने रेस्पिरेशन किया ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। ये वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में एक बायोटिक कंपोनेंट ने यानी कि प्लांट ने किसको वापस कर दिया? एबायोटिक कंपोनेंट को यानी कि एयर को। आई होप कि अब ये आपको साइकिल समझ में आ रही है। जब हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन होता है, उन्हीं के बीच में एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, साइक्लिक मैनर में होगा, है ना चीज़ें कम होंगी ना ज़्यादा होंगी। वाटर इसने एब्जॉर्ब किया था
और इस वाटर को वाटर वेपर्स के फॉर्म में वापस भी कर दिया, यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर की कमी नहीं हुई। तो एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है जो वाटर साइकिल को कंप्लीट करती है। इतना क्लियर है आपको? तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक हम करते हैं क्विक रिकैप। क्या क्या पढ़ लिया हमने? स्टार्ट किया था हमने बायो जियो केमिकल के साथ। भाई हमने इस पूरे टर्म को डिवाइड किया था। बायो का मतलब हमने पढ़ा था लाइफ, जियो का मतलब हमने पढ़ा था लैंड, लैंड में क्या अर्थ पढ़ा था, अर्थ में क्या क्या आएगा, सॉइल, वाटर और एयर आएगा। केमिकल क्या होते हैं? केमिकल हम बोलते हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिराइव करते हैं इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए भाई? उनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए है, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ से मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिराइव करती हैं और किसी न किसी दूसरे फॉर्म में उन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को वापस जो अर्थ है उनको दे भी देती हैं। साइक्लिक मैनर में चल रही हैं ये, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। तो ये क्या हुआ? बायोजियोकेमिकल साइकिल हुई। हमारे बायोस्फीयर में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और इन्हीं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में लगातार ये साइकिल्स चलती रहती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। और एक तो हमने आज कवर कर ली, वाटर साइकिल। ठीक है, इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही हैं हमारे बायोस्फीयर में, इसीलिए हमारा बायोस्फीयर क्या है? एक डायनामिक सिस्टम है। कंटिन्यूसली उसमें प्रोसेसेस चल रही हैं, वो चल रहा है, लेकिन फिर भी ये कैसा है? एक स्टेबल सिस्टम है। स्टेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोसेसेस चल रही हैं ना, ये एक साइक्लिक मैनर में चल रही हैं। कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर से या बायोस्फीयर से कम नहीं हो रही है, ना उसमें ज़्यादा आ रही है। बैलेंस्ड कंडीशंस हैं, इसलिए इसको हमने बोला कि यह है एक स्टेबल सिस्टम। इसके बाद में बायोस्फीयर में क्या होंगे? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, उनके बीच में ही ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स रन करती हैं। और इन साइकिल्स में होता क्या है? मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फर्स्ट साइकिल हमने देखी थी वाटर साइकिल, देखा था कि किस तरह से सनलाइट की जो रेडिएशंस होती हैं उससे पानी और उसकी ऊपर की जो हवा है वो गर्म हुई थी। हवा के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठे, साथ में वाटर वेपर्स को भी लेके चले गए। तो वाटर वेपर्स जब ऊपर जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कहेंगे। फिर ऊपर जाकर के एयर का टेम्परेचर हो गया कम, एयर एक्सपेंड हो गई, कूल हो गई, जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो ऊपर वाटर वेपर्स गई थी वो क्या हुई? कंडेंस हो गई, उन्होंने टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बना लिए। और कंडेंसेशन होगा और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी, बहुत सारी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर के एक बड़ी, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे ये बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स, बेसिकली जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगी कहाँ? क्लाउड्स में रहेंगी। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे फर्दर ये इतनी हैवी और बड़ी हो जाती हैं कि ये क्लाउड्स में नहीं रह पाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई? प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। और अगर टेम्परेचर हुआ बहुत कम तो स्नो, हेल और शीट के फॉर्म में भी ये नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब हमें पता है कि रेन वाटर जो है लैंड पे आए या माउंटेन पे आए, अल्टीमेटली वो किस में जाकर के खुलता है? तो हम बोलते हैं किसी ना किसी वाटर रिजर्वायर में। तो पानी कहाँ से, एवेपोरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? किसी ना किसी वाटर रिजर्वायर से स्टार्ट हुआ था। और बारिश का पानी भी कहाँ जाकर के ओपन हुआ? तो हम बोलते हैं कि एक वाटर रिजर्वायर में ही जाकर के हुआ, पानी गया और वापस भी आ गया, साइकिल बन गई, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। एक और कंपोनेंट होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। हम रेस्पिरेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे, साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी जो है रिलीज करेंगे अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू जो है वाटर वेपर्स निकलेंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? हम प्लांट्स ने एबायोटिक कंपोनेंट, सॉइल से मॉइस्चर अब्जॉर्ब किया था, वाटर अब्जॉर्ब किया था। प्लांट क्या है? एक बायोटिक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में वाटर का ट्रांसफर हुआ। फिर क्या हुआ? प्लांट्स ने ट्रांसपिरेशन के थ्रू इस वाटर को, मॉइस्चर को वाटर वेपर्स के फॉर्म में, किसी और फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर को दे दिया। यानी कि फिर से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन कैसी है? बैलेंस्ड या स्टेबल है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ने अपने पास मॉइस्चर रखा नहीं, वापस कर दिया, उसको यूटिलाइज किया था और वापस भी कर दिया। तो ये क्या हुई? एक तरह की साइकिल। तो इसी के साथ हमारी जो वाटर साइकिल है वो हमने कवर कर ली है। आई होप कि हमने आपको अब समझ में आया हो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं और उसमें वाटर साइकिल जो हमने फर्स्ट साइकिल पढ़ी है वो क्या है,
जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नई बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, कौन से मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब क्या करना है, हमें कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में अपग्रेड कर देना है और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।